आज हम लोग पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में बात करेंगे, अर्थ का मैग्नेटिज्म। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। चुंबकीय बल जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र, ये एक लॉन्ग रेंज फील्ड है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक लॉन्ग रेंज फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक लॉन्ग रेंज फील्ड होता है। सिमिलरली जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये भी एक लॉन्ग रेंज फील्ड है। लॉन्ग रेंज फील्ड का मतलब क्या होता है? बहुत दूर दूर तक फैला हुआ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर दूर तक फैला है। हमारी पूरी दुनिया में, पूरे स्पेस में ये मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलता है। पूरे यूनिवर्स में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। इवन इन ह्यूमन बॉडी, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उस नर्वस सिस्टम में एक करंट फ्लो होती है और उस करंट का नेचर इलेक्ट्रिक करंट का नेचर होता है। अब क्योंकि नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आवर बॉडी। और इसीलिए आपने सुना होगा कि मैग्नेटोथेरेपी चलती है। बहुत सारे डॉक्टर्स, कई लोग मैग्नेटोथेरेपी करते हैं। मैग्नेट लगा करके, बॉडी के आसपास मैग्नेट लगा के डिफरेंट टाइप के फोर्सेस अप्लाई करके वो बॉडी को ठीक करने में उसका यूज करते हैं। हेल्थ को अच्छा करने में भी यूज करते हैं ये मैग्नेटिक थेरेपी जो उसकी होती है। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड हर जगह देखने को मिलता है। यही मैग्नेटिक फील्ड हमको अर्थ में भी देखने को मिलता है। अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है, हम सब लोग अर्थ पर रहते हैं। कोई मार्स पे तो नहीं रहता, यहाँ पे सारे लोग अर्थ पर रहते हैं ना। हाँ, तो सारे लोग अर्थ पे रहते हैं, तो हमें ना अर्थ में भी एक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, उसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। और क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ पे सब जगह रहता है, इसलिए वो हमारी लाइफ स्टाइल को भी अफेक्ट करता है, वो हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। वही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमने आज स्टडी करना है और उसका हमने आर्टिकल बनाया हुआ है, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, पृथ्वी का चुंबकत्व। पृथ्वी का जो चुंबकत्व है, देखिए हमारी अर्थ का मैग्नेटिज्म है। अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, इसलिए अर्थ के मैग्नेटिज्म को पढ़ने के लिए ऐसा नहीं होगा कि एक दो चीजें पढ़ोगे और अर्थ का मैग्नेटिज्म का पूरा नॉलेज आप गेन कर सकोगे, ऐसा नहीं है। अर्थ के मैग्नेटिज्म को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़नी है और वो मैं पहले ही डिसाइड कर देता हूं वन बाय वन कि हमने पढ़ना क्या क्या है। अगर मैं फिर से देखो आपको बता दूं, अर्थ अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और आज आप उस अर्थ का मैग्नेटिज्म पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आप बचपन से खेल रहे हैं। और बिकॉज अर्थ इज अवर मदर, इसलिए वो कभी उफ नहीं करती। आप कुछ भी करिए, आप गड्ढा खोद के समरसिबल लगा देते हो, एक भी उफ नहीं होता। तो ये अर्थ छोटी मोटी बात नहीं है, अर्थ बहुत बड़ी चीज है और आज हम उसके मैग्नेटिज्म को पढ़ने चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि उसके मैग्नेटिज्म को पढ़ने के लिए एक बात पढ़ ली बस हो गया। अर्थ के मैग्नेटिज्म को स्टडी करने के लिए उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं और जब वो सारे पॉइंट्स आप स्टडी कर लेंगे उसके बाद आप अर्थ के मैग्नेटिज्म को अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमने उस पूरी स्टडी को, जो पृथ्वी का चुंबकत्व है, उसकी पूरी नॉलेज को, पूरी स्टडी को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और उन पार्ट्स को ही हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। और जब वो पूरे पार्ट्स आप पढ़ जाएंगे फिर उस वक्त आपको अर्थ के मैग्नेटिज्म का पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो कौन से पॉइंट्स हमको देखने हैं वो मैं पहले डिसाइड कर देता हूं कि इन इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम जब अर्थ का मैग्नेटिज्म पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले हम एविडेंसेस देखेंगे। एविडेंसेस देखेंगे, एग्जिस्टेंस देखेंगे। जैसे कोई कहता है कि पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है, किसी के बोलने से नहीं होता चुंबकत्व का गुण। हम भी बोल रहे हैं इसमें चुंबकत्व का गुण है, आप मान लेंगे क्या? आपको क्या चाहिए
आपको उसके लिए प्रूफ चाहिए, आपको उसके लिए प्रमाण चाहिए। तो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए हमको कुछ प्रमाण चाहिए, तो हम एविडेंसेस चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़नी है? पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण। कोई कैसे मानेगा? हमारे कह देने से कोई नहीं मानेगा। किसी को कैसे भरोसा होगा हमारी बातों पे कि नहीं वाकई में अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है? उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमाण क्या है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि अर्थ में चुंबकत्व का गुण है। दूसरा, प्रमाण अगर दे दिए जाएंगे हमको तो मानना पड़ेगा कि अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है। तो जब हम मान लेंगे कि अर्थ के पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, उस वक्त हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर अर्थ में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है तो ये कौन सब क्रिएट कर रहा है, कौन है इसका स्रोत? तो दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके लिए? सोर्स पढ़ेंगे कि अगर अर्थ के पास चुंबकत्व का गुण है तो उस चुंबकत्व को पैदा करने वाला कौन है? कौन इतनी बड़ी अर्थ पे इतना चुंबकत्व, इतना मैग्नेटिक फील्ड, इतना मैग्नेटिज्म लगातार क्रिएट कर रहा है और सैकड़ों सालों से कर रहा है, अरबों खरबों सालों से हो रहा है जब से हमारी ये अर्थ है। सोर्स उसका स्टडी करेंगे। जब सोर्स पढ़ लेंगे तो जब हमको ये भी बता दिया जाएगा कि ये स्रोत है इसका, तो हमको और थोड़ा भरोसा हो जाएगा। फिर जब और हमको यकीन हो जाएगा उसके बाद हम उसमें पढ़ना चाहेंगे अगर ये है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके लक्षण बताएं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनके एलिमेंट्स बताएं। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स पढ़ेंगे, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव को स्टडी करेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर उसके कौन कौन से पार्ट हैं, उसके कितने पार्ट स्टडी कर लेंगे तो हम पूरा समझ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो उनको हम अपनी साइंस की भाषा में इस लेसन में हमने क्या नाम दिया है? पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, उसका नाम दिया है। जब अवयव भी पढ़ लेंगे तो हमारा यकीन और भी विश्वास में पूरी तरीके से बदलते चला जा रहा है। अगर हम इसको भी पढ़ लेंगे तो फिर हम उसके पढ़ेंगे यूज, कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, उसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ में पढ़ेंगे चेंजेस, परिवर्तन। परिवर्तन का क्या मतलब है? परिवर्तन का ये मतलब है कि अगर हम अभी यहां पर हैं, इंडिया में हैं, अगर हम इंडिया से अमेरिका चले जाएं तो वहां पर इंडिया से ये अमेरिका चले जाए तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसा मिलेगा। आप इंडिया से और अर्थ के साउथ में चले जाएं, अर्थ के नॉर्थ में चले जाएं, ऐसा ईस्ट चले जाएं, वेस्ट चले जाएं, तो पूरी अर्थ में अगर आप ऐसा अलग अलग जगह पर जाएंगे तो वहां मैग्नेटिक फील्ड में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मींस अगर आप डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, यहां से अगर नॉर्वे चले जाएंगे नॉर्थ पोल में जो कि अर्थ के है, तो बहुत दूर हम लोग जाएंगे, फिर वहां पर हम देखेंगे यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना था और नॉर्वे में जाके मैग्नेटिक फील्ड कितना है। फिर हम अर्थ के ईस्ट में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे और साउथ में जाएंगे, ऐसा सब जगह जाके देखेंगे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या परिवर्तन मिलता है, कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता है क्या वही वहां मिलता है या कुछ बदल जाता है। तो हमने देखा बदल जाता है, वही चीज हम पढ़ेंगे कि ये परिवर्तन क्यों हो जाता है आखिरकार, और ये वाला परिवर्तन किसके साथ हो रहा है, डिस्टेंस के साथ हो रहा है। हम इंडिया से अमेरिका चले गए, नॉर्वे चले गए, साउथ ईस्ट वेस्ट चले गए, तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम तो डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। तो डिस्टेंस के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बदलता है हम इसको स्टडी करेंगे।
एक प्रकार का चेंज और आपको मिलेगा। वो एक प्रकार का चेंज कौन सा है? टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज। अब हम इंडिया छोड़ के नहीं जाएंगे, इंडिया में ही हैं, लेकिन आज अगर मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ मिलता है तो आज से 1000 साल बाद जो भी यहां पर होगा, 1000 साल बाद हम तो नहीं होंगे, लेकिन जो भी यहां पर होगा क्या उसको भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जितना आज मिल रहा है? तो हमने देखा ये भी थोड़ा सा चेंज होता रहता है। ये वाला चेंज किसके अकॉर्डिंग है? डिस्टेंस के अनुसार है या टाइम के अनुसार है? टाइम के अनुसार। इस वाले चेंज को हम बोलते हैं टेम्पोरल चेंज, बिकॉज दिस चेंज इज ड्यू टू टाइम। तो हमने जो चेंजेस पढ़ने हैं वो दो तरह के चेंजेस पढ़ने हैं। फर्स्ट चेंज पढ़ना है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, दूरी बदलने से जो परिवर्तन होता है, एक तो वो पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है अकॉर्डिंग टू टाइम, और इसी को हम टेम्पोरल चेंजेस भी बोलते हैं। टाइम के अनुसार अगर बदलाव मिलेगा दैट मीन्स दैट आर टेम्पोरल चेंजेस इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बस यही 5 बिंदु हैं, इन्हीं 5 बिंदुओं पर हम बात करेंगे, और जब ये पांचों के पांचों पॉइंट्स हम लोग कवर कर लेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। ठीक है, अब आपको कुछ जो मैंने बताया समझ आ रहा है ना आपको? बस इन्हीं 5 बिंदुओं पर हमको 1 बाय 1 बातें करनी है। अब सबसे पहली जो चीज आती है वो सबसे पहला पॉइंट क्या हमने लिया हुआ है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण क्या है। कैसे आप कह सकते हैं कि पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है? तो सबसे पहले हम जिस पॉइंट को स्टडी करेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण। पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण। ठीक है, आप इसको नोट कर लें पहले ताकि हम इसको हटा देंगे। अब तो ये कोई आर्टिकल नहीं है आपका, इतने भागों में हम पढ़ाई करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण क्या है ये हमने सबसे पहले पढ़ना है। मैं आपको कुछ प्रमाण देता हूं, उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देख करके हमको लगता है कि पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है। कैसे? पहली चीज तो जब भी हम किसी बार मैग्नेट को हम उसको एक धागे से बांधकर, और ऐसा धागा जिसमें ऐंठन ना हो, ऐसे धागे से बांधकर जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं ना तो हम देखते हैं कि वो हमेशा ऐसा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहां पर ऐसा लटका के देखा उसको, तो हमने पाया कि उसका ये एंड ऐसा नॉर्थ की तरफ है और ये एंड ऐसा साउथ की तरफ है। तो हमने सोचा हो सकता है यहां पर ये टेबल है, ऐसा बहुत सारी आसपास चीजें हैं, उनकी वजह से शायद होगा। तो हमने जाके ऐसा फील्ड में, मैदान में जाकर किया, मैदान में किया, वो भी नॉर्थ साउथ तब भी लटक रहा है। ये हमने बहुत अलग अलग जगह पर जाकर किया। अब जब अलग अलग जगहों पर जाके, पृथ्वी की अलग अलग जगहों पर जाकर हमने किया, और हर जगह हमको यही मिला कि हर जगह एक सिरा उसका उत्तर की ओर रुकता है और एक सिरा उसका दक्षिण की ओर रुक जाता है। हम उसको ऐसा करके छोड़ देते हैं फिर भी वो ऐसा आ जाती। तो जब हमने यहां उसको लटका के देखा तो यहां ये टेबल थी, यहां ये पोडियम था, ऐसा आसपास बोर्ड है, दरवाजा है, सब कुछ है। तो हमारे दिमाग में ऐसा इन चीजों की वजह से होगा। लेकिन फिर ऐसी जगह पर जाके किया जहां पर आसपास कुछ भी नहीं था, वहां पर भी नॉर्थ और साउथ दिखाता ही हमको। और पृथ्वी पर चाहे जहां पर आप चले जाएं, हर जगह अलग अलग ये दिखाता नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि हर जगह क्या ये टेबल, पोडियम, बोर्ड ये हर जगह तो नहीं था,
लेकिन हर जगह एक चीज हमको जरूर है, और वो है हमारी पृथ्वी, क्योंकि रहते तो हम पृथ्वी पर है ना। तो हमने ये सोचा, हमने ये मान लिया कि जरूर पृथ्वी में ही कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ये सुई, ये नीडल जो मैग्नेटिक नीडल है जिसको कंपास बोलते हैं, ये मैग्नेटिक नीडल चुंबकीय सुई नॉर्थ और साउथ में ही रुकती है। एक तो इसको देख करके चुंबकीय सुई का सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरना, इसको देख करके हम ये मान लेते हैं कि पृथ्वी में ही कुछ ऐसा है, पृथ्वी के पास कुछ चुंबकत्व का गुण है जिसकी वजह से वो इस सुई को नॉर्थ और साउथ में ठहरने को मजबूर करता है। तो पहला प्रमाण हमने क्या देखा कि चुंबकीय सुई का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, ये इस बात का प्रमाण मिलता है। और हर जगह यही चीज होना, हर जगह कुछ नहीं है लेकिन हर जगह पृथ्वी तो है ना, तो हम ये मान लेते हैं कि जरूर अर्थ की वजह से ऐसा होता होगा। पृथ्वी में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुकती है। तो पहले तो ये मैग्नेटिक नीडल को देखकर हम मान लेते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकत्व का पहला प्रमाण, चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, इस बात का फर्स्ट एविडेंस है कि जरूर पृथ्वी के पास एक चुंबकत्व का गुण है, अदरवाइज ये हर बार उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों ठहरती है। सेकेंड एविडेंस जो हमने उसका दिया, उसके लिए आप देख सकते हैं हमारी स्टडी में हमने एक घटना पढ़ी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एंड आई थिंक कि अभी हमको इंटर में नहीं मिली है वो घटना पढ़ने को, इसके जस्ट बाद हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन क्लास 10th में आपने एक घटना का नाम पढ़ा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉइल है, अगर हमारे पास एक ऐसी कॉइल है, उस कॉइल को कंडक्टर की बनी कॉइल है, कॉपर की बनी हुई, जब भी हम इस कॉइल को ऐसा चुंबक लगाते हैं आसपास नॉर्थ और साउथ, और नॉर्थ और साउथ लगा करके इसको रखते हैं, और जब इसको बड़ी तेजी से ऐसा हम रोटेट करवाते हैं तो इस कुंडली के जो दो सिरे यहां पर होते हैं, एक जिधर से लपेटना स्टार्ट किया और एक जिससे लपेट कर बाहर निकले आप, इन दोनों सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। और अगर हम कॉइल को किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं तो सर्किट में करंट भी बहना करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन और ये सिद्धांत विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है ये। और इसी आधार पर आपने क्लास 10th में जनरेटर पढ़ा हुआ है। तो उसमें क्या करते थे आप थोड़ा सा याद करें, आसपास मैग्नेट लगाते थे, बीच में एक कॉइल लगाते थे और उसको इंजन से डीजल डाल के उसको ऐसा घुमाते हैं। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड आसपास लगाते हैं और कॉइल घुमाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लगाया बीच में, नॉर्थ से साउथ की तरफ खूब सारा मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल रखी और कॉइल रख के उसको ऐसा रोटेट करा दिया हमने। जब हमने कॉइल रख के ऐसे रोटेट करवा दिया तो उससे क्या होता है, उससे इस कॉइल के दोनों सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। और वो जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, अगर हम दोनों सिरे किसी सर्किट में जोड़ दें तो करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। अब हमने क्या किया, यहां पर कोई मैग्नेट नहीं लगाया, समझ रहे ना हमारी बात, हमने यहां पर कोई मैग्नेट नहीं लगाया, केवल हम क्या लेके आए, कॉइल लेके आए, बस मैग्नेट लगाया ही नहीं हमने। कॉइल हम लेके आए और ऐसा उसको ईस्ट वेस्ट में रखा और उसको बड़ी तेजी से ऐसे घुमा दिया हमने आसपास। ना हमने ऐसे नॉर्थ साउथ नहीं लगाए, एक भी मैग्नेट नहीं लगाया, और कॉइल को ऐसा पूर्व और पश्चिम दिशा में रखकर उसकी अक्ष को और ऐसा तेजी से हमने उसको रोटेट करा दिया। जैसे ही तेजी से हमने रोटेट करा दिया,
हम क्या देखते हैं कि इस कुंडली के दोनों सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया है। अब ये तो बड़ी अजीब बात थी। इससे पहले जब हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पढ़ते थे तो वहां हमने क्या करना पड़ता था, चुंबक लगा करके कॉइल घुमाते थे तो ईएमएफ क्रिएट होता था। यहां पर हमने चुंबक लगाया ही नहीं, केवल कॉइल को ऐसा रखा और उसको रोटेट करवा दिया और हमने देखा कि कॉइल के दोनों एंड्स के बीच में ईएमएफ क्रिएट होता है। अब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया नहीं, हमने चुंबक लगाया नहीं, हमने तो केवल कॉइल रख के घुमाई, तो इसमें ईएमएफ कैसे आ गया? किसने बाहर से चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया अपने आप? हमने नहीं लगाया था कोई मैग्नेटिक फील्ड, हमने तो कोई मैग्नेट का नॉर्थ नहीं रखा, कोई मैग्नेट का साउथ नहीं रखा, तो ऐसा कैसे हो गया? ईएमएफ का क्रिएट होना इस बात का संकेत है कहीं ना कहीं तो चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो कॉइल घुमाने से उसमें विद्युत वाहक बल कैसे प्रेरित हुआ? क्योंकि बिना चुंबकीय क्षेत्र के लगाने से और कुंडली घुमाने से ये ऐसा नहीं हो सकता था। अब हमने कोई मैग्नेट नहीं लगाया, केवल कॉइल घुमा दिया एंड वी सा दैट देयर इज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल, बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल विदाउट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हियर? इट मीन्स ये फिर से हमको मजबूर करता है सोचने पर कि जरूर हमारी पृथ्वी के पास चुंबकत्व का गुण है और यहां पर वो चुंबकत्व, वो चुंबकीय क्षेत्र किसने दिया होगा? पृथ्वी ने दिया होगा। तो हमने सिर्फ कॉइल रखा, ऐसा घुमा दिया। चुंबकीय क्षेत्र किसने दे दिया? पृथ्वी ने दे दिया और इसी वजह से इस कॉइल के दोनों सिरों के बीच में एक विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड हो गया। क्योंकि जब हमने नहीं लगाया तो किसने लगा दिया? प्रॉब्लम तो है ना। और ऐसे ही ईएमएफ भी नहीं आता। अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते तो विद्युत वाहक बल नहीं क्रिएट होगा, लेकिन हमने देखा कि विद्युत वाहक बल क्रिएट होता है, बहुत थोड़ा सा ही सही लेकिन होता है। अगर होता है तो किसी ने चुंबकीय क्षेत्र दिया और हमने माना कि वो चुंबकीय क्षेत्र किसने दिया? हमारी पृथ्वी ने। एक ये भी प्रमाण है। समझ में आया? तो इस प्रमाण को भी नोट कर लेते हैं। ये हमने इसका दूसरा एविडेंस दिया कि पृथ्वी तल के समीप बिना कोई चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किए हम कोई मैग्नेट नहीं लगाते, उसके बावजूद अगर हम कुंडली को उसकी अक्ष के परितः घुमाते हैं तो उसके दोनों सिरों के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यह भी इस बात का प्रमाण है। इससे भी हमको ऐसा लगता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ये पृथ्वी के पास ही है। तो क्या अब आपको इन दो प्रमाणों से भरोसा हुआ कि पृथ्वी के पास चुंबकत्व का गुण है, या अभी कुछ कमी रह गई? ठीक है, अब आप मानते हैं। तो ये हमने दो प्रमाण, और भी हमारे पास बातें हैं लेकिन सफिशिएंट है, पर्याप्त है। इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट हमको स्टडी करना है वो सेकंड पॉइंट है कि सोर्स क्या है। अब सभी स्टूडेंट्स को ये यकीन हो गया है कि अगर ये चीज हमको देखने को मिलती है इसका मतलब है जरूर पृथ्वी के पास क्या है? चुंबकत्व का गुण है। अब अगर चुंबकत्व का गुण है तो उसका स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? किस वजह से पृथ्वी में चुंबकत्व का ये गुण है? ठीक है, देखिए स्रोत के बारे में वैसे जो पृथ्वी का, अगर कोई पूछता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है, तो स्रोत के बारे में वैसे तो हमें पता ही नहीं है। समझ रहे हैं? स्रोत उसका एक्चुअल क्या है ये हमको मालूम ही नहीं है। तो ठीक है, ये तो जवाब बड़ा अच्छा हो गया कि कोई पूछेगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है तो आप बता दो हमें पता नहीं है। ये जवाब तो सबको याद हो जाएगा। नहीं याद हो जाएगा? याद हो जाएगा ना? ओके। लेकिन पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र हमको दिखता है, जिसका हमने ऊपर प्रमाण देके रखा हुआ है, तो पृथ्वी में जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता है, इसके ये क्यों मिलता है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ? वी हैव मेड मैनी थ्योरीज अबाउट इट।
हमने इसके बारे में बहुत सारी थ्योरी बनाई हुई हैं। जो थ्योरी आपको पसंद आ जाए, क्योंकि ऑब्जेक्शन तो थोड़ा बहुत हर थ्योरी में रहता है, तो जो थ्योरी आपको अच्छी लगे और आपको लगे नहीं ये अच्छा होगा, ऐसा ही इसीलिए होता होगा, वो बेस्ट है बस। तो जो सबसे पहले थ्योरी साइंटिस्ट लोगों ने बनाई कि इस वजह से अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होगा, सबसे पहले मैं उसको बताता हूं, आप उसे सुनिए। सबसे पहले क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी, सबसे पहले जब ये हमारी पृथ्वी किसी स्टार से ऐसा टूट के अलग हुई होगी, ऐसा माना जाता है ना कि ये एक स्टार से ऐसा टूट के अलग हुई। जिस समय ये अलग हुई उस समय ये एक मोल्टन स्टेट में थी। इतना टेम्परेचर इसका हाई था कि इसके अंदर जितनी भी चीजें थीं वो सब पिघली हुई अवस्था में थी। अब अलग होने की वजह से जब ये एटमॉस्फेयर में आई तो ऊपर का जो इसका पोर्शन था वो एयर की वजह से कैसा हो गया, ठंडा हो गया। लेकिन अंदर उसमें जो चीजें पड़ी थी वो अभी भी कैसी थी, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में थी, और इतना हाई टेम्परेचर में थी कि अंदर की सारी चीजें पिघली हुई अवस्था में थी। इतनी बात समझ में आई। तो साइंटिस्ट लोग ये मानते थे कि अर्थ के भीतर जो कुछ भी है एक प्रकार का आयरन है, लोहा, और वो लोहा पृथ्वी के अंदर किस अवस्था में है? आंसर है पिघली हुई अवस्था में है। अब अगर वो लोहा पिघली हुई अवस्था में है तो हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है? तो हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसा रोटेट करती है, और फिर पीछे से पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब अगर मैं ये पृथ्वी को लेकर आपको दिखाता हूं, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, इधर पश्चिम इधर पूर्व, ऐसा रोटेट कर रही है अर्थ हमारी। ठीक, अब आप खुद सोचिए, ये अगर अर्थ का गोला है, बाहर का गोला एकदम ठंडा हो चुका है, अंदर में अभी भी इसके लोहा भरा है पिघली हुई अवस्था में, और ये जब ऐसा घूमती है तो सबसे कम अभिकेंद्र बल किस दिशा में लगता होगा? आंसर है सबसे अभिकेंद्र बल ऐसे लगता होगा, अक्ष के अनुदिश। जब हम इसको ऐसा घुमाते हैं तो लीस्ट सेंट्रिपिटल फोर्स जो अप्लाई होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, ऐसे। तो इसके अंदर का जो लोहा पिघला हुआ है ना, वो लोहा ऐसा सेट हो गया है इसके अंदर। किस वजह से? इसके घूमने की वजह से। जैसे घूमती है तो इसके अंदर का जो पिघला हुआ लोहा है वो ऐसे, देखो, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, और पिघला हुआ लोहा किस दिशा में सेट हो गया? ऐसा सेट हो गया। तो कौन सी डायरेक्शन में आ गया ये? उत्तर दक्षिण दिशा में। कुछ समझ में आ रहा है? इधर पश्चिम इधर पूरब, ये पश्चिम से पूरब की ओर ऐसा घूमी तो इसके अंदर का जो मोल्टेन स्टेट का आयरन है वो ऐसा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसने अपने आप को क्या कर लिया है? सेट कर लिया है। और उस लोहे में ही ऐसा गुण है कि उसमें चुंबकत्व का गुण है, और वो लोहा ही उसकी वजह से ही हमारी अर्थ में सब जगह चुंबकत्व का गुण हमको देखने को मिलता है। क्या ये चीज आपको समझ में आई? नहीं समझ में आया कि हमारी पृथ्वी जब स्टार से टूटकर अलग हुई उस समय ये बहुत गर्म थी, एटमॉस्फेयर में आने की वजह से इसका ऊपरी हिस्सा ठंडा हो गया, लेकिन अंदर में अभी भी इसके मोल्टन स्टेट का चीजें पड़ी हैं, और ये माना गया कि अंदर में पिघली हुई अवस्था में कौन है? आयरन। और जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसा घूमती है तो वो पिघला हुआ लोहा ऐसा उत्तर और दक्षिण दिशा में उसने अपने आप को क्या कर लिया है? सेट हो गया है वो। और अगर उत्तर दक्षिण दिशा में वो लोहा ऐसा सेट हो गया है तो एक तरफ उसका नॉर्थ पोल बन गया है, वो एक चुंबक की तरह काम कर रहा है। एक साइड उसका नॉर्थ बन गया है और दूसरी साइड उसका साउथ बन गया है। साइंटिस्ट ने कहा माना गया भाई, लेकिन इसमें भी ऑब्जेक्शंस आने लगे। ऑब्जेक्शन ये आने लगे कि अभी एक दिन हम जब मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा
कि हम चाहें तो किसी चुंबक का चुंबकत्व खत्म भी कर सकते हैं। अगर कोई मैग्नेट है, उसके पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, तो आपको याद होगा वस्तु में हम चुंबकत्व का गुण उत्पन्न भी कर सकते हैं, और वस्तु के में चुंबकत्व का गुण अगर है तो हम उसको समाप्त भी कर सकते हैं। चुंबकत्व का गुण समाप्त करने की जो टेक्निक है वो क्या है? आंसर है उसको गर्म कर दो, एक स्ट्रॉन्ग हीटिंग उसको दे दो, बहुत ज्यादा तेज उसको गर्म कर दोगे, उसका चुंबकत्व का गुण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। याद आ गया अब आपको? ठीक। अर्थ का कौन सा हिस्सा ठंडा हो गया है? बाहर का। अंदर का हिस्सा अभी भी कैसा है? बहुत गर्म है। अगर अंदर के हिस्से का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि उसके अंदर का जो लोहा ऐसे नॉर्थ साउथ में सेट हो गया है, उसमें चुंबकत्व का गुण बना ही होगा? हो सकता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से उसका चुंबकत्व का गुण अब उसमें नहीं होगा। तो थ्योरी क्या बताई गई कि पृथ्वी के पूर्व पश्चिम दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने की वजह से उसके अंदर का जो पिघला हुआ लोहा है वो उत्तर दक्षिण दिशा में सेट हो गया है और वही चुंबक की तरह काम करता है। ऑब्जेक्शन इस थ्योरी में क्या आ गया कि पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर तो इतना हाई है कि वहां पर उस लोहे में चुंबकत्व का गुण हो ही नहीं सकता। तो पहले थ्योरी बताई गई, लोगों ने माना, लेकिन जब ये ऑब्जेक्शन आ गया तो थ्योरी फेल हो गई। नहीं समझ में बात आई आपको? एक थ्योरी तो ये बहुत चलती रही। तो इस थ्योरी में हम 4 लाइंस नोट कर लेते हैं जरा, ठीक है? तो स्रोत के लिए हमने जो पहली थ्योरी बनाई उसमें हमने लिखा कि पृथ्वी जब किसी तारे से टूटकर अलग हुई और वायु के संपर्क में आई तब इसका बाहरी भाग ठंडा हो गया, परंतु अंदर के भाग का ताप बहुत ज्यादा होने के कारण वहां जो लोहा है वह पिघली हुई अवस्था में है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण वह पिघला हुआ लोहा अपने आप उत्तर दक्षिण दिशा में समायोजित हो गया है, सेट हो गया है, और उसमें ही चुंबकत्व का गुण है। और वही चुंबकत्व का जो गुण है वो हमें पृथ्वी में देखने को मिलता है। तो जो सबसे पहले थ्योरी बनी थी वो ये वाली थ्योरी बनी थी। इस थ्योरी को कोर थ्योरी भी कहा जाता था। कोर थ्योरी, क्योंकि आयरन क्रोड जैसे अंदर की तरफ सेट हो गया है, तो ये वाली थ्योरी कोर थ्योरी थी। लेकिन इस थ्योरी में फिर उसके बाद क्या आ गए? ऑब्जेक्शन आ गए भाई। ऑब्जेक्शन इस थ्योरी में क्या आ गया? अभी हमने बताया कि अगर पृथ्वी के अंदर का ताप बहुत अधिक है तो वहां पर उपस्थित लोहे में चुंबकत्व का गुण होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन आ गया। यदि पृथ्वी के अंदर का ताप बहुत अधिक है तो वहां पर उपस्थित लोहे में चुंबकत्व के गुण का होना असंभव है। ये ऑब्जेक्शन इस थ्योरी में लगा, तो हमने इसको छोड़कर फिर एक दूसरी थ्योरी को सोचा गया जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है। वो कौन सी दूसरी थ्योरी सोची गई भाई? सेकेंड थ्योरी। ये फर्स्ट थ्योरी, उसका ऑब्जेक्शन। सेकेंड थ्योरी अब हम यहां पर बनाएंगे। सेकेंड थ्योरी ये सोची गई बेटा कि अगर पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वहां पर जो भी मटेरियल्स हैं, अगर वहां पर जो भी पदार्थ हैं, और ये थ्योरी तब सोची गई जब हमको इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज हो गया और हमको ये पता चल गया कि करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। आपने पढ़ा है अभी कि वैद्युत धारा जहां प्रवाहित होती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो सेकंड थ्योरी जब बनी तब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज हो गया था और यह भी पता चल गया था कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर क्या सोचा गया? फिर यह सोचा गया कि पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां जितने भी पदार्थ हैं वो सबका ताप ज्यादा होने की वजह से सबके इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल के जा चुके हैं। एनर्जी बहुत ज्यादा है, ताप बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वहां जितने भी एटम्स हैं
जिस भी पदार्थ के एटम हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से उन सब के इलेक्ट्रॉन ऐसा छिटक के बाहर चले गए हैं। अगर सब के इलेक्ट्रॉन्स बाहर छिटक के चले गए तो अब ये क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज बचा। पृथ्वी के अंदर अब कौन बचा? पॉजिटिव चार्ज बचा। तो जब ये अर्थ हमारी ऐसे घूमती है, इस तरह से घूमती है जब अर्थ, तो इसके भीतर कौन भरे हुए हैं? बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस। समझ आ रहा है आपको कि पृथ्वी के भीतर का ताप अगर बहुत ज्यादा है तो उस टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर जितने भी एटम हैं सबके इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर जा चुके हैं। अब वहां अंदर में सिर्फ कौन बचे हुए हैं? धन आयन बचे हैं, पॉजिटिव चार्जेस बचे हैं। तो जब हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है तो हमारी पृथ्वी के साथ उसके भीतर वो पॉजिटिव चार्जेस भी ऐसे घूमते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसा घूमती है तो उसके भीतर के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसा चक्कर लगाते हैं। अब अगर वो ऐसा चक्कर लगाते हैं तो ऐसा चक्कर लगाने पर चुंबकीय क्षेत्र, चार्जेस घूमे, चार्ज मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, इन चार्जेस के मूव करने से क्या बनती होगी? करंट। और उस करंट से ही क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। उसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं। अभी हमने अर्थ को घुमाया, किस तरफ चार्जेस चल रहे थे? ऐसा। आप जब देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना? ठीक, एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, यानी कि करंट ऐसे फ्लो होती है। अगर करंट ऐसे फ्लो होती है तो हमने राइट हैंड कर्ल रूल लगाया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाई। करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होती है तो हमने ऐसे अपने कर्ल को लगा दिया। राइट हैंड का कर्ल हमने करंट की डायरेक्शन में करा, ऐसे करंट जाके ऐसा वापस आती है तो नीचे से ऐसा जा रही है ना, ऐसे और ऐसे हमने मोड़ दिया। अंगूठा किस तरफ इशारा करता है? नॉर्थ की तरफ। आप देखिए, इसको जब हम ऐसा घुमाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर तो ये ऐसे घूम रही कि नहीं घूम रही? ऐसे। तो हमने जब ऐसे हाथ को सेट किया तो अंगूठा हमारा किस तरफ इंडिकेशन देता है? नॉर्थ की तरफ। तो उन्होंने ये बोला कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण इसके अंदर उपस्थित सभी धनायन भी ऐसा पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करते हैं और उनके घूमने से एक वैद्युत धारा बनती है। उस वैद्युत धारा के कारण नॉर्थ की ओर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमको मिलता है। नहीं समझ में आया? ये प्रमाण दिया गया। लेकिन आगे चलकर इस थ्योरी में भी ऑब्जेक्शन आ गया। क्या ऑब्जेक्शन आ गया? कि अगर पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या वहां आयन का अस्तित्व हो सकता है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या वहां आयन एग्जिस्ट करेगा? तो हमारी ये सेकंड वाली थ्योरी भी क्या हो गई? फेल हो गई। लेकिन आई तो थी, हमने इसको भी कुछ दिन माना हुआ था कि पृथ्वी के अंदर सारी टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वहां सभी परमाणु, सभी पदार्थ के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन अलग हो चुके हैं, वहां सिर्फ धनायन बचे हुए हैं और पृथ्वी के साथ वो भी पश्चिम से पूर्व दिशा में ऐसा वृत्ताकार गति करते हैं। उनके वृत्ताकार गति करने की वजह से उत्तर दिशा की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर, और वो चुंबकीय क्षेत्र हमको दिखता है। ऑब्जेक्शन क्या बना उसमें? ऑब्जेक्शन ये बना कि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या आयन रह पाएगा इतने ताप पर? तो आयन नहीं रह पाएगा इतने ताप पर, तो ये थ्योरी भी हमारी क्या हो गई? फेल। लेकिन बीच में थ्योरी आई थी ये वाली, पर हमने इसको माना नहीं। समझ आई थ्योरी कि नहीं समझ में आई? नहीं आया समझ में? आ गया आपको? तो चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं। हमने लिखा है पृथ्वी के अंदर उच्च ताप के कारण वहां उपस्थित सभी परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हो गए हैं और अंदर अब सिर्फ धनायन है जो कि पृथ्वी के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर एक वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं। इनकी गति के कारण एक वैद्युत धारा उत्पन्न होती है और उस वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें उत्तर से दक्षिण की ओर मिलता है। अभी हमने
राइट हैंड कर्व रूल से हाथ सेट करके आपको दिखाया कि उत्तर की ओर ये मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेशन देता। मैं आपको बताऊं कि अर्थ में जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं ये उत्तर को प्रदर्शित करता है, और इसका ये पिछला हिस्सा यहां पर जहां पर ये लगा हुआ है ये दक्षिण को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमने ऐसा घुमाया और ऐसे हाथ को सेट किया तो आप अंगूठा देखें उत्तर की ओर इंडिकेट करता है कि नहीं करता। इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर हमको मिलता है, ठीक है। लेकिन इसका ऑब्जेक्शन क्या था? इसमें भी ऑब्जेक्शन था कि इतने उच्च ताप पर आयन का अस्तित्व नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर हमने इसके लिए एक तीसरी थ्योरी भी सोची। तीसरी थ्योरी क्या सोची गई भाई? तीसरी थ्योरी ये दिमाग में आई कि सूर्य से लगातार कुछ किरणें हमारी अर्थ पर आती रहती हैं। आप तो देखते हैं उनको हम कॉस्मिक किरणें कहते हैं, और कॉस्मिक किरणों में इतनी एनर्जी होती है कि जब ये किसी भी परमाणु से टकराती हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन को अलग कर देती हैं। ध्यान से फिर से सुनिएगा मेरी बात। सूर्य से लगातार कॉस्मिक किरणें पृथ्वी पर आती हैं, और इन कॉस्मिक किरणों में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि वो कॉस्मिक किरणें जब किसी पदार्थ के परमाणु से टकराती हैं, एयर आइटम से टकराती हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स अलग कर देती हैं और वो आयनिक अवस्था में आ जाते हैं। ऐसा ही जब सूर्य से कॉस्मिक किरणें आती हैं तो हमारे जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। आपने हो सकता है छोटी क्लासेस में पढ़ा हो, उस पर्यावरण उस एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। तो उस लेयर्स में जो सबसे टॉप लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, वहां पर जब वो सूर्य की किरणें पड़ती हैं आकर, तो वहां पर जो भी एटम्स हैं उनको वो क्या कर देती है? आयनित कर देती हैं। अब अगर वो आयनित कर दिया, उसके बाद हमारी पृथ्वी घूम किस तरफ रही है? अब देखो ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ पर्यावरण का, वातावरण का एक परतें बनी हुई है अपनी अलग अलग। सबसे ऊपर की परत में क्या हुआ है कि सूर्य की किरणें आई हैं और यहां आयनित अवस्था में सारे एटम्स हमको मिलते हैं। अब जब ये पृथ्वी ऐसा घूमती है तो पृथ्वी के संपर्क में जितनी भी वातावरण है इसका, जितनी एयर है इसकी, वो भी सब क्या करने लगती है? वो भी सब घूमती है। और जब वो भी घूमती है ऐसे, तो वो भी ऐसे घूमती है बाहर। अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, वातावरण की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। तो वो एटमॉस्फेयर भी इसके साथ ऐसा घूमता है। अगर एटमॉस्फेयर ऐसा घूमता है तो उसके सबसे ऊपर वाली लेयर पर कौन है? आयन है, क्योंकि वहां कॉस्मिक किरणें पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन उनके अलग हो चुके हैं। तो सबसे ऊपर वाली लेयर पर आयन है। अब जब पृथ्वी ऐसे घूमती है तो एटमॉस्फेयर घूमता है, ऊपर की लेयर ऐसे घूमती है। अब फिर से देखिए ऊपर की लेयर में कौन है? आयन, और वो सब ऐसे घूम रहे हैं। कैसे? सब ऐसे घूम रहे हैं अर्थ के साथ साथ। अगर वो सब ऐसे घूमते हैं तो उनके घूमने से, उनकी गति होने से क्या बनती है? करंट। और उनकी गति से अगर करंट बनती है तो फिर से हमने हाथ को ऐसा सेट करके देखा, घूमने की दिशा में हमें फिर से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिला? नॉर्थ की तरफ। कुछ बात समझ में आई कि एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी परत में कॉस्मिक किरणों के कारण वहां पर कौन उपस्थित है? आयन उपस्थित है। पृथ्वी के घूमने के साथ साथ एटमॉस्फेयर भी घूमता है और उसकी टॉप लेयर भी घूमती है। टॉप लेयर में आयन है, आयन के घूमने से करंट बनती है, उस करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो चुंबकीय क्षेत्र हमको दिखता है। एक ये भी प्रमाण आया। और ये जो थ्योरी बनाई गई, इस थ्योरी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ऑब्जेक्शन ही नहीं था। अब क्या ऑब्जेक्शन होगा? इसलिए ये थ्योरी ही सक्सेस मानी गई, और आज भी हम इसी थ्योरी को सफल मान रहे हैं। और भी लगातार रिसर्चेज होते रहते हैं कि क्या इसके अलावा भी और कुछ है जो पृथ्वी का चुंबकत्व बनाता है। तो हम इस वाली चीज को भी लिख लेते हैं। क्या आपको समझ आ गया? नहीं समझ आ गया? आ गया सबको? तो इस पॉइंट को भी नोट कर लिया जाए जरा। तो तीसरी जो थ्योरी बनाई गई वो ये थी कि सूर्य से आने वाली कॉस्मिक किरणों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत आयनित हो चुकी है।
जब पृथ्वी अपने अक्ष के परिता पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है तो उसके साथ साथ पूरा वायुमंडल एक वृत्ताकार मार्ग में घूमता है और वायुमंडल की ऊपरी परत भी घूमती है, क्योंकि वहां आयन है, अतः उनके घूमने से एक वैद्युत धारा उत्पन्न होती है और उसी वैद्युत धारा के कारण हमें पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। तो ये तीसरी थ्योरी बनी और क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था इसलिए ये थ्योरी ही सक्सेस मानी गई। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत देख लिया। कौन से स्रोत पहले बनाए गए, सोचे गए, लेकिन बाद में वो असफल रहे और लास्ट में ये एक स्रोत बना, यही सफल माना गया। अब स्रोत के बाद हमने क्योंकि सोर्स सीख लिया, अभी क्या पढ़ना बाकी रह गया, अब इसके जस्ट बाद हमको पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव पढ़ने हैं। अब वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, थैंक यू।